तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो ना पहले आपने कभी सुना होगा, ना किसी ने बताया होगा। क्योंकि इसके जो तीन चार गवाह हैं वो हम ही हैं, और किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो किसी को बताएंगे नहीं। बात 2009 की है। एक वो शख्स पुलिस की वर्दी में जो अंडरवर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी दहशत गिना जाता था, कामता था अंडरवर्ल्ड जिसके नाम से, और कुछ समय से वो इंसान अपने आप को बहुत कमज़ोर समझने लग गया था। मारा मारा घूमता था मुंबई की सड़कों पे, मांग रहा था कि मुझे वापस नौकरी पे ले आओ। कोई उसकी सुनता नहीं था। एक ज़माना था जब बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन, आईपीएस ऑफिसर सब उसके गुण गाया करते थे, और वो शख्स अपने आप को इन सब का चहेता माना करता था। एक डैमी गॉड की हैसियत रखने लगा था एक समय में, और यहाँ तक कि उसको लेके कई फिल्में बनी रीजनल लैंग्वेजेस में और हिंदी में भी, जिनमें एक सबसे ज़्यादा मशहूर हुई अब तक 56। उस शख्स का नाम है दया नायक। उस समय वो मुंबई पुलिस का सब इंस्पेक्टर हुआ करता था, और एक जो लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की, उनमें सबसे छोटी उम्र का सबसे नया रिक्रूट जो था वो दया नायक था। लेकिन बहुत जल्दी अपने गुरु प्रदीप शर्मा के साथ मिलके उसने ऐसे कारनामे किए कि अपने सीनियर से भी ज़्यादा नाम कमाया। लेकिन ऐसा दौर आया जब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे आय से ज़्यादा संपत्ति रखने के, और इस किस्म के कुछ और। एंटी करप्शन ब्यूरो की इंक्वायरी शुरू हुई, जिसको खुर्द बुर्द करने की कोशिश हुई लेकिन हुई नहीं, और अल्टीमेटली उसको सस्पेंड होना पड़ा। और वो सस्पेंशन इतनी लंबी चली जो उसने कभी सोची नहीं थी। तो 6 साल तक वो शख्स, कभी कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं होगा महाराष्ट्र में पॉलिटिशियन का, आईपीएस का, या किसी बड़े रुतबे वाले इंसान का जो उसने नहीं खटखटाया, लेकिन कोई उसके काम नहीं आया। मैं इतना लंबा समय क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए भी उस इंसान को कभी नहीं मिला था। एक तो वो बहुत जूनियर था, क्योंकि उसके सब सीनियर जो मेरे साथ काम करते थे वो सब मुझे जानते थे, और कभी ऐसा वक्त पड़ा ही नहीं कि मुझे उससे कोई मिलना पड़े, या किसी केस के बारे में उससे कोई इंफॉर्मेशन देनी पड़ी। मुझे उसके सीनियर बिलास टूपे, शास्त्र बुद्धे साहब, प्रदीप शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल भोसले, इस किस्म जितने और विजय सलास्कर, ये सब मुझे पर्सनली जानते थे, और उसके सीनियर सब जानते थे। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं दया नायक से कभी बात करूं। देखा जरूर था उसको कई बार पुलिस हेडक्वार्टर्स में, और उसकी जो इंक्वायरी हुई उसकी भी मुझे पूरी नॉलेज थी, मैंने कवर भी की थी। तो अचानक एक दिन ऐसा मौका मिला कि ये जुलाई 2009 की बात है। मैं उन दिनों में मुंबई के ओशीवारा एरिया में रहता था। महाड़ा की बिल्डिंग थी 8 नंबर ब्लू बेल, और मेरे घर के सामने एक पंजाबी, एक हिंदी फिल्मों का अजीम कलाकार, बहुत बड़ा वॉइस आर्टिस्ट राजेश जौली, बहुत मशहूर फिगर है फिल्म इंडस्ट्री में, और अपने काम का बहुत माहिर है, और बहुत मिलनसार दोस्तों का दोस्त। और हमारे साथ था तीसरा शख्स गुरमीत मेहतवा, जिसने कोई 35-36 बड़े हिंदी फिल्में की, और सनी देओल के साथ उसकी फिल्म घायल जो थी वो बहुत हिट हुई थी, जिसमें फिल्म में नाम भी उसका मितवा ही रखा गया था, और सनी देओल के साथ एंड तक उस फिल्म में है। तो काफ़ी मकबूल हुआ था उसका वो रोल, और लोगों को बहुत पसंद भी आया था।
तो ओशिवारा की मार्केट में एक नाई की दुकान थी जहाँ मैं अक्सर कटिंग करवाने जाया करता था। तो इसी तरह एक शनिवार को मैं उस दुकान से कटिंग करा के बाहर निकला तो राजेश जौली और मितवा मुझे वहाँ पे मिल गए। तो ये शाम की बात है, 7:30-8 बजे की। तो हम खड़े बातें कर रहे थे तो अचानक सामने एक ब्रिस्ता रेस्टोरेंट था हमारी उसी जगह। ब्रिस्ता के अंदर देखा कि एक शख्स दो लोगों से बात कर रहा है और टेबल पे दो रिवॉल्वर रखे हुए हैं, दो वेपन रखी हुई हैं। तो पीठ से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये अंदाज और ये बैठने का तरीका दया नायक का है। तो मैंने कहा चलो आज देखते हैं, बंदे से बात करते हैं, इतना साल हो गया, ये अंडर सस्पेंशन है और इसको पूछते हैं बात क्या है, इसके केस का हल क्यों नहीं हो रहा है। एक वो जो अंदर का पत्रकार था मेरे, वो जाग गया और मैं उन दिनों में डीएनए अखबार में असिस्टेंट एडिटर था, सीनियर एडिटर था। तो मैंने कहा चलो इससे बात होगी तो एक अच्छी स्टोरी मिलेगी, बहुत दिनों से इसकी बात किसी अखबार में नहीं चली, तो आज बात करते हैं तो एक बढ़िया खबर बनाएंगे। तो मैंने मितवा को रिक्वेस्ट किया कि यार अंदर जाओ और वो शख्स जो बैठा है उसका नाम दया नायक है, उसको बोल पर बलजीत परमार बाहर खड़े हैं और आप उसको मिलना चाहते हैं। वो डर गया, बोलता मैं नहीं जाऊँगा, दो रिवॉल्वर टेबल पर रखे हुए हैं और मैं से पंगे में नहीं पड़ना चाहता, मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, इसका क्या पता गोली मार दे तो कुछ करे तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो राजेश जौली बोला मैं भी नहीं जाऊँगा और मैं जाना नहीं चाहता था। मैंने कहा चलो थोड़ी देर वेट करते हैं, 15-20 मिनट, बाहर निकलेगा तो बात करेंगे, नहीं तो जाने दो, कोई बात नहीं। तो जैसे बोलते हैं मौका बना तो अचानक थोड़ी देर के बाद दया नायक बाहर निकला और दो आदमी जो साथ में थे वो इसके साथ हाथ मिला के गए, जाने लगा। तो मैंने आवाज़ लगा दी दया। तो अचानक देखा और दोनों हाथ उसके फिर अपने हथियारों पे कि ये दया बोल के मुझे बनाने वाला कौन आ गया। तो ऐसा ऐसा हमारे पास आया, 10 गज की दूरी थी। तो मैंने बताया मैं बलजीत परमार। अरे सर आप कहाँ, बहुत सुना था आपका नाम, अच्छी किस्मत आप मिल गए। मेरे पाँव हाथ लगाया इसने रोड के ऊपर, मितवा और जौली के सामने। बोला सर बहुत अच्छा लगा आपको मिल के, आप यहाँ रहते हैं? मैं क्या, मैं यहाँ पास में रहता हूँ 8 नंबर बिल्डिंग में। तो मैंने पूछा कि तेरे केस का क्या हुआ। वो थोड़ा सीरियस हो गया, बोला सर क्या बताऊँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं है, 6 साल के करीब हो गए, ना मुझे कोई फैसला मिल रहा है, ना कोई इंसाफ मिल रहा है, ना मेरी कोई सुनवाई हो रही है। तो मैंने कहा काम कर, मुझे अगर मैं तेरी कोई हेल्प करूँ तो तुझे इतराज़ तो नहीं कोई? बोलता नहीं सर आप करवा दें तो आप मेरे लिए भगवान हैं। मैं उसको बताया कि उस समय जो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे महाराष्ट्र के, SS विर्क, वो मेरे अच्छे मित्र थे, बहुत सालों से अच्छी बनती थी हमारी, अच्छी ट्यूनिंग भी थी, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी थे, पहचानते थे, एक ही स्कूल के पढ़े हुए थे हम चंडीगढ़ के। तो खैर मैंने उसको बोला मुझे विर्क साहब से बात करने दूँ तो मैं तुम्हें बताता हूँ कल परसों 1-2 दिन में तेरा क्या किया जा सकता है। तो मुझे 3-4 दिन के बाद मिलना आके, मेरा उसने एड्रेस लिया, नंबर लिया। तो मैंने दूसरे दिन विर्क साहब से बात किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे वो आदमी 6 साल से परेशान है, या तो उसको नौकरी से निकाल दो तो या उसको वापस रख लो, ऐसे लटका के रखना मुझे ठीक नहीं लगता। और एक आदमी ने इतना काम किया है, अच्छा बुरा जो भी है, तो इज़ अ जूनियर ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर है, तो अगर कोई गलती हुई भी है कुछ किस्म की तो उसके सीनियर भी बराबर के जिम्मेदार हैं। खैर वो लंबी चौड़ी बात थी। तो वे सब बोले एक काम करो, उसको मेरे पास भेजो, लेकिन उसको बोल देना कि वो गढ़चिरौली एरिया जो हमारा महाराष्ट्र का नक्सलाइट इन्फेस्टेड एरिया है, तो वहाँ नौकरी करने को तैयार है। अगर उसको वहाँ लगाऊँ तो गढ़चिरौली में जाएगा एंटी नक्सल ऑपरेशन में। मैंने कहा मैं पूछ के बता देता हूँ, वो तो कहीं भी जाएगा, उसको ज़रूरत है नौकरी की, और परेशान लग रहा था मुझे मिला तो खैर बोलते उसको भेजो मेरे पास कल। तो मैंने दया को फ़ोन किया, मैंने कहा DGP साहब से मेरी बात हो गई है, तुम कल जाके 3 बजे के बाद उनको ऑफिस में मिलो। तो दया नायक से जाके विर्क साहब को मिला और उन्होंने इनसे जो बात हुई, मैंने पूछा नहीं क्या बात हुई, तो लेकिन इतना जो उन्होंने बोला कि तुम्हें नक्सलाइट एरिया में भेजूँ तो जाने को तैयार हो, तो ये मान गया, बोला हाँ जी कहीं भी जाऊँगा, मुझे कहीं भी भेजिए, मैं जाने को तैयार हूँ, पर मुझे नौकरी में वापस ले आइए, मैं बहुत परेशान हूँ। खैर वो बात हो गई, खत्म हुआ, मेरे घर पे आया, बताया कि ऐसी मेरी बात हो गई।
और उसके बाद कुछ 2-3 महीने ऐसे निकले कि कभी विर्क साहब बिजी, कभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं कहीं बाहर चला गया, वापस आया। तो करते करते कोई सितंबर का महीना आ गया, तो मैं भी थोड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा इतनी बार विर्क साहब से बात हुई और ये आदमी रोज़ मेरे घर पे आ जाया करे, कभी सुबह कभी शाम, कि सर मेरी अब भी बात नहीं बनी तो कभी नहीं बनेगी। ये विर्क साहब ही एक डेयरिंग ऑफिसर हैं जो काम कर सकते हैं, और मेरे से जो बाकी जो ऑफिसर हैं वो तो पॉलिटिशियन से डरते हैं, मंत्री संतरी से डरते हैं, तो मेरा काम नहीं कर रहे। अब भी नहीं हुआ तो मेरा काम नहीं होगा, मुझे तो सुइसाइड करना पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो उसके बाद 2-3 दिन के बाद मुझे इसने मैसेज भी कर दिए मेरे व्हाट्सएप पे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं अब जीना नहीं चाहता, मर जाऊँगा मैं, अगर मुझे अब नौकरी नहीं मिली तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया लाइफ से, कोई मेरी सुनता नहीं है। मैंने फिर विर्क साहब को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके ये आदमी अभी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कभी कुछ कर लिया तो पूरी फोर्स की बदनामी भी होगी, और ऐसे आदमी थोड़ा जब दुखी हो जाते हैं तो कोई ऐसा उल्टा सीधा कदम उठा भी लेते हैं, इसको रोकना चाहिए, कुछ करना चाहिए इसका इलाज। तो करते करते वो इसकी फाइल मूव हुई, विर्क साहब ने फाइल मंगवाई, किया, देखा पुराना रिकॉर्ड कैसे, इसकी अपील जो पहले नामंजूर हुई थी वो सब देख के तो अल्टीमेटली विर्क साहब का रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया। 31 अक्टूबर को उन्होंने रिटायर होना था, तो 29 अक्टूबर को मैं इनके ऑफिस गया दोपहर के टाइम पे। बोले दोपहर में आ जाओ, खाना साथ में खाएंगे तो बैठेंगे। तो हम दोपहर में जो एंट्री रूम था उनका डीजी ऑफिस के अंदर, इनके ऑफिस के बाहर, वहाँ हम खाना खाने बैठे। तो उस समय जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे जो बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने, अरूप पटनायक, वो भी आ गए। तो वो क्योंकि विर्क साहब के 2 दिन बचे थे रिटायर होने के, तो बड़े बड़े ऑफिसर सब मिलने आते थे, आखिरी बार सलूट मारने आते थे। तो पटनायक साहब आ गए, तो हम खाना खाने लग गए। तो खाना खाते खाते मैंने फिर विर्क साहब को बोला कि वो दया नायक का क्या हुआ। उसके साथ जो उसी टाइम पे प्रदीप शर्मा भी अंडर सस्पेंशन थे, तो मैंने उनकी भी बात की। मैंने कहा आप अगर अकेले दया नायक का काम करने में कोई सरकारी अड़चन आती है तो प्रदीप शर्मा को भी वापस आप रीइंस्टेट कर दीजिए। एक तो और भी अंडर सस्पेंशन थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, तो मैंने कहा उनका भी साथ में सबका केस एक ही साथ कर दो, तो ऐसा नहीं लगेगा कि एक आदमी को फेवर किया गया है या कुछ ऐसा कुछ लगे। तो विर्क साहब थोड़ा हंस के बोले, अरूप पटनायक को बोले कि अरूप आप बताओ आपकी क्या राय है कि जो ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं इनको वापस लाना चाहिए पुलिस फोर्स में या नहीं लाना चाहिए। तो अरूप पटनायक ने बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया, बोले सर बेसिकली दे आर नॉट बैड पीपल, दे आर गुड ऑफिसर्स, बट दे हैव टू बी केप्ट अंडर कंट्रोल। इनको इनकी नकेल जो है वो कस के रखनी चाहिए, इनकी रेंज जो है वो मजबूत होनी चाहिए। सो इफ दे आर पोस्टेड विद गुड ऑफिसर्स who can keep an eye on them, so these people can do a wonderful job, and they have already done a wonderful job, there is no doubt about that। तो खैर ये बात हुई, हमने खाना खाया, खत्म हुआ, ऊपर ट्रैक चले गए। तो विर्क साहब ने अपना जो इनका लीगल ऑफिसर था डीजी ऑफिस में, वो एक सिंधी जेंटलमैन थे, मैं नाम भूल गया, उनको बुलाया। तो बोले एक नोट प्रिपेयर करो और दया नायक को रीइंस्टेट में उसको वापस पुलिस फोर्स में लाने का आप फाइल प्रिपेयर करो, लीगली क्या है, तो शाम तक ले आओ मेरे पास। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो 2 दिन रिटायरमेंट के पहले दया नायक का काम हो जाएगा। तो मैंने उसको बाहर आके फ़ोन किया दया नायक को, मैंने कहा तेरी फाइल जो आज तेरे ऑर्डर हो जाएंगे, शाम तक निकल जाएंगे। और वही बात हुई शाम को, इसके विर्क साहब ने, डीजीपी विर्क ने इसको रीइंस्टेटमेंट करने के ऑर्डर कर दिए, और साथ में ये भी लिख दिया कि देयर इज़ नो ग्राउंड केस को अंडर सस्पेंशन रखा जाए, अगर इसने कोई गलती की भी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। और सीपी पुलिस जो है, चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, वो अगर चाहे तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो इसके खिलाफ कर सकते हैं, बट देयर इज नो फन इन कीपिंग इन अंडर सस्पेंशन फॉर सो लॉन्ग, इतने साल हो गए, ये बेइंसाफी है। तो इस तरह दया नायक के पुलिस फोर्स में वापसी के ऑर्डर विर्क साहब के रिटायर होने के 2 दिन पहले इशू हो गए। विर्क साहब रिटायर होकर पंजाब आ गए, लेकिन इसका जो अल्टीमेटली ऑर्डर निकलना था पोस्टिंग का,
तो वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने निकालना था। और दया नायक की अच्छी किस्मत के थोड़े दिनों के बाद अरूप पटनायक जो थे वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर बन गए। और उन्होंने फिर जो इस किस्म के 10-12 ऑफिसर और थे, वो जो काफ़ी लंबे समय से अंडर सस्पेंशन थे, उन सब की फाइल मंगवाई और दया नायक की फाइल भी मंगवाई और सबको इकट्ठा करके एक दिन ऑर्डर निकाल दिया कि सबको नई पोस्ट दी जाए, इनको अंडर सस्पेंशन रखने का कोई मतलब नहीं है। तो जो उनकी पावर में थी उन्होंने कर दिए। दया नायक का ऑर्डर डीजीपी से निकल चुका था ऑलरेडी, वो फाइल साथ में लगा के उन्होंने वो 12-13 ऑफिसर्स को सबको पोस्टिंग दे दी और दया नायक की पोस्टिंग भी सब इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में हो गई। तो ये एक बड़ी अजीब कहानी थी कि वो शख्स जो अमिताभ बच्चन के साथ घूमा करता था, उसके पहले उसने अपने गांव में एक स्कूल बनाया, बहुत बढ़िया स्कूल जो कोई 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए की लागत से बना। और उसके भी बहुत इल्ज़ाम लगे कि ये 1 करोड़ रुपया एक मामूली सब इंस्पेक्टर के पास कहाँ से आया। उसका घर भी एक बड़ी पॉश बिल्डिंग में है जो कोई 3.5-4 करोड़ रुपए का फ्लैट है उस एरिया में, वहाँ पे इसका घर है। जो इसने एक्सप्लेन किया कि वो मेरी बीवी नौकरी करती है, इतने सालों से उसकी कमाई से लिया। तो उसकी भी इंक्वायरी हुई बाद में, लेकिन वो कोई लीगली एंटी करप्शन ब्यूरो कोई वो आए कि संपत्ति वाला केस जो सिद्ध नहीं कर सकी, वो भी ख़त्म हो गया और दया नायक जो है वो पुलिस फोर्स में वापस आया। और ये आदमी देखिए कितना जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो बेसिकली होते हैं वो नॉर्मली डे टू डे जॉब जो एक सब इंस्पेक्टर का पुलिस का होता है वो करने से थोड़ा सा कतराते हैं। एक तो इतने एनकाउंटर्स करने के बाद, या अब तक 56 तो तब थे जब फिल्म बनी थी 56, उसके बाद 85-86 और गिनती तक पहुंच गए थे इसके एनकाउंटर। प्रदीप शर्मा के 150 से ज़्यादा पहुंच गए थे। तो इन लोगों को एक ख़ास किस्म का इनका एक लाइफ स्टाइल बन जाता है, एक इनका तौर तरीका बन जाता है। बॉडीगार्ड साथ में लेके घूमना, बड़ी गाड़ियां रखनी हाई स्पीड, बड़ा हाई स्टैंडर्ड का लाइफ स्टाइल रखना और थोड़ा सा शो ऑफ भी रखना कि लोगों पे एक हमारा असर, हमारा रुआब जो है वो चलता रहे। खर्चे बहुत होते हैं इन लोगों के, क्योंकि इनको एक एन आर्मी ऑफ इन्फॉर्मेंट्स जो है वो रखनी पड़ती हैं। मुंबई के डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट किस्म के खबरी, बड़े लेवल के, छोटे लेवल के, उनसे टच रखना, उनको मिलना, उनको हर महीने का खर्चा देना। तो वो इतने खर्चे इनको पूरे करने के लिए इनको आमदन भी चाहिए होती है। और सरकार तो इनको कुछ सीक्रेट फंड तो देती नहीं है कि आप जो इतना काम कर रहे हो उसके लिए इतने पैसे। हम आईपीएस को सीक्रेट फंड मिलता है और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए सीक्रेट फंड मिलता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर को कोई सीक्रेट फंड नहीं मिलता कि आप इन्फॉर्मेंट्स को देना है तो इस खाते से दे दीजिए। तो ये लोग फिर कुछ गलत काम, गलत तरीके करने लग जाते हैं। इधर से पैसा इकट्ठा किया, वहाँ से किया, उसमें से खर्चा किया, कुछ आप रखा, कुछ लोगों को दे दिया, काम करने वालों को। तो ये एक इनकी मजबूरी भी है और एक कमज़ोरी भी है। तो लेकिन मसला ये रह जाता है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को इतनी अहमियत हमारे सिस्टम ने दे रखी है जिसका खमियाजा हमें अभी थोड़े महीने पहले देखना पड़ा। सचिन वजय भी इसकी तरह एक जूनियर ऑफिसर था, बहुत लेट पुलिस फोर्स में आया था और वो भी इसी तरह उसने भी 50-60 एनकाउंटर कर दिए प्रदीप शर्मा के साथ मिलके। ये थोड़े हॉट ब्लडेड यंगस्टर थे, बड़े छोटे लेवल से उठ के आए थे, गरीब घरों से। और मुंबई की लाइफ जो है वो इनके लिए एक बड़ी ग्लैमरस बन गई। तो सचिन वजय को भी इसी तरह जब एनकाउंटर्स हुए, नाम हुआ, तो 3-4 केस ऐसे हो गए जिनमें ज़्यादती हो गई। एक बंदा मर गया, उसको आज तक उसकी लाश तक नहीं मिली। लेकिन इनके एक जो एक सेटअप इनके पास एक होता है, तंत्र मंत्र, वो बहुत इनका स्ट्रांग होता है और इनके नाम के साथ जो किस्से जुड़े होते हैं वो अंडरवर्ल्ड को, बदमाशों को थोड़ा दूर रखते हैं। तो उसी तरह जो ओवर पावर्स इनको दी जाती हैं जो इनकी अख्तियार के बाहर होती हैं, स्पेशल ऑफिस देना, एयर कंडीशन ऑफिस, बड़ी गाड़ियाँ, 3-4 बॉडीगार्ड, लेटेस्ट हथियार दे देने, तो वो इनको थोड़ा
खराब भी करते हैं कहीं, और वो एग्जाम्पल सचिन वाजे की, इनकी पहुंच डायरेक्ट जो है वो सीपी तक हो जाती है। वो कभी सीक्रेट काम भी करते हैं, छुप छुपा भी काम करने पड़ते हैं। हर आदमी को बताएंगे तो इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो जाएगी। तो सीपी के चहेते होने के नाते परमवीर ने जो कुछ काम सचिन वाजे को दिए उसने किए, कुछ और रास्ते में थे। और जो रिटायर्ड ऑफिसर हो गए काम करने के बाद, जो इनके पुराने जानते थे, जिनमें प्रदीप शर्मा हुआ, या हमारे मुंबई के पहले पुलिस कमिश्नर थे सत्यपाल सिंह, जो बाद में एक दिन रिजाइन करके मुंबई की पुलिस कमिश्नर थे, दूसरे दिन मेरठ जाके वो बीजेपी की तरफ से एमपी के इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये काफ़ी मिली जुली एक काम किया मुंबई में, जो जिसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है, नतीजा कुछ नहीं निकला। तो वो सचिन वाजे एक सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट सीपी से बात करता है, किसी एसीपी से, सीनियर से, डीसीपी, सबको बाईपास करके। तो वही हाल जो था वो एक जमाने में बताया नायक का था। लेकिन नौकरी पे जो 6 साल इसने वो तकलीफ़ें देखी, और जो ज़िंदगी के साथ इतना घबराया कि खुदकुशी करने तक सोच रहा था, वो आदमी वापस आने के बाद उसने काफ़ी लो प्रोफाइल रखा है। तो अंधेरी पुलिस स्टेशन में, मोदी पुलिस स्टेशन में काम करने के बाद अभी वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में है, वहाँ पे काम कर रहा है। लो प्रोफाइल रखा है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर रहा है। लेकिन ये एक इनकी जो मजबूरियां हैं, एक इनका जो एक इनके साथ जुड़ गया एक नाम, एक किस्से पुराने, वो इनको आगे बढ़ाने में आज तक भी कामयाब रहता है। एक अपने आप में इनका एक कार्डर सेपरेट हो गया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से। लेकिन एक दो को छोड़ के बाकी सब के सब आज तकलीफ में हैं। कोई ऐसा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं है जो सस्पेंड ना हुआ हो, जिसके ऊपर एलिगेशन ना लगी हो, और जो किसी न किसी तरह पुलिस फोर्स से वापस ना आया हो। सब के सब वापस आ गए, और आने के बाद भी कुछ नहीं सुधरे, और वो अभी भुगत रहे हैं। कुछ जो सुधर गए वो बच गए, रिटायर हो गए, इज्जत से जी रहे हैं। ये बड़ी एक लंबी चौड़ी कहानी है जो कम समय में बतानी बहुत मुश्किल है। कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में भी आपको बताएं कि बाकी जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिनमें से 2-3 सुइसाइड कर गए, कोई गाड़ी के नीचे आके मर गया, किसी ने अपनी गन से सुइसाइड कर लिया, कोई अभी जेल में बैठा है, कोई मर्डर केस में इन्वॉल्व है, कोई हायर्ड किलर्स हायर करता है बिल्डर को मरवाने के लिए। तो ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ जुड़ी हुई अजीबोगरीब कहानियां हैं, जो किससे आपको आने वाले समय में सुनाएंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।